अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। 15 महीने की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के बाद आईएसआई के साबिक सरबराह फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा। कानून के शिकंजे में और कौन कौन आएगा? फैसल वाडा के मुताबिक फैज हमीद बानी के खिलाफ गवाही के साथ शवाहिद भी देंगे। क्या एक्स इंटेलिजेंस चीफ वादा माफ गवाह बनेंगे? मुक्तदरा से जुड़े साबिक किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की बातें, ये मामला कहां जाकर रुकेगा? फैज हमीद की सजा किसके लिए, क्या पैगाम? क्या बानी पीटीआई के गिर्द शिकंजा मजीद तंग होगा? और केपी में गवर्नर राज और पीटीआई पर पाबंदी, क्या बानी पीटीआई का फौजी अदालत में ट्रायल मुमकिन है? पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की सजा के बाद एक बार फिर से ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इनसे मुंसलिक और फैज़याब होने वाले दीगर किरदारों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वो खास साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा हों, बानी पीटीआई हों या आला अदलिया में फायज रहने वाली शख्सियात हों, इन सब का एहतसाब होना चाहिए। फैज हमीद की सजा के बाद और सजा से पहले मुख्तलिफ अफराद का इन हवाले से प्रोग्रामों में क्या कहना था, इस पर भी चलकर बात होगी। लेकिन गुज़श्ता रोज ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की थी जिसके मुताबिक फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। इन पर 4 इल्जाम आयद थे, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिला जवाज नुकसान पहुंचाने के इल्जाम शामिल हैं। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज 12 अगस्त 2024 को हुआ था, जो 15 माह तक जारी रहा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजों को मलहूज़ खातिर रखा और मुलजिम को तमाम कानूनी हकूक फ्राहम किए गए, जिनमें वो अपनी मर्जी की दिफाही टीम तैनात करने का हक भी हासिल था। मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। प्रेस रिलीज का आखिरी हिस्सा काफी अहम तस्वुर किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुजरिम के सियासी अनासिर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्ताल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने के मामले को भी अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल शुरू होने के वक्त पाक फौज के 3 साबिक अफसरान को भी तहवील में लिया गया था, जिनके नाम ब्रिगेडियर नईम, ब्रिगेडियर गफ्फार और कर्नल आसिम थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अफराद पर इल्जाम था कि रिटायरमेंट के बाद ये अफराद सियासी मामलात में बानी पीटीआई और जनरल फैज के दरमियान पैगाम रसानी करते थे। अगस्त 2024 में फैज हमीद को तहवील में लेने के कुछ हफ्ते बाद 5 सितंबर को DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था कि पाक फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुद का अमल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है। अगर ज़्यादती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है, उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका बेहतरीन सरमाया है। पाक फौज में इससे पहले कई अहम शख्सियात के कोर्ट मार्शल हुए, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मुनीर खान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल, मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तसर बिल्ला और ब्रिगेडियर अली खान को संगीन नवैयत के इल्जामात के तहत सजाएं सुनाई गईं। ताहम ISI के सरबराह रहने वाले किसी अफसर को पहली बार सजा सुनाई गई, जिनके खिलाफ वो अपील भी कर सकते हैं। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले फैज हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से था। 2017 में जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने फैजाबाद में तवील धरना दिया, तो 27 नवंबर को हुकूमत पाकिस्तान और TLP के दरमियान होने वाले मुआहदे के आखिर में फैज हमीद का नाम लिखा था, जिससे साबित हुआ कि TLP फैज हमीद की परवरदा है। TLP मुआहदे का मामला बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गया, जहां फैज हमीद और दीगर पर सियासी मामलात में मुदाखलत करते हुए अपने हल्फ की पासदारी ना करने का इल्जाम भी लगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने भी अपने केस की समाअत के दौरान फैज हमीद की सियासत में मुदाखलत से मुतल्लिक भरी अदालत में रिमार्क्स दिए थे। ये मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट, सो आई डिड नॉट वांट टू टच अपॉन इट।
My wife had to go to a police station, said the same thing in writing in a statement. That's why we disassociated self कि हम पे कोई उंगली नहीं है। मगर आप कहें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, इस सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने जुलाई 2018 में डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में वकला से खिताब करते हुए कहा था कि खुफिया इदारे पूरी तरह से अदालती मामलात को मैनिपुलेट करने में मुलविस हैं और इनके अहलकारों ने चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवर खान कासी तक रसाई हासिल करके कहा है कि हमने नवाज शरीफ और उनकी बेटी को इंतखाबात तक बाहर नहीं आने देना। जस्टिस शौकत सदीकी, जिन पर फैजाबाद धरने में खुफिया अहलकारों से मुतल्लिक रिमार्क्स पर बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ था, उन्होंने 2018 में ही एक टॉक शो में कहा था कि फैज हमीद इनकी रहायशगाह पर आए जिसमें नवाज शरीफ के पनामा केस से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई थी। फैज हमीद साहब से मेरी 2 मुलाकातें हुई, दोनों मेरे घर पे। जो अहम बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस चल रहा था, उसके फैसले का उनको पहले से पता था कि ये फैसला होगा। तो मैंने उनसे पूछा था जी कि हाउ यू आर सो सर्टन। कहते नहीं सर, वो तो तय है कि कन्विक्शन होनी है, सिर्फ क्वांटम के ऊपर अब बातचीत चल रही है, ये उन्होंने कहा था। वो कहने लगे जी कि बस सर, टू बी ऑनेस्ट आप ये बताएं कि अगर मामला आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे। तो उस पर फिर मैंने उनको कहा, किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत खराब नहीं करूंगा, मैं तो मेरिट पे ही फैसला दूंगा। तो इस पर उन्होंने कहा था सर, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया चली जाएगी। 2018 में आम इंतखाबात हुए तो इस वक्त फैज हमीद डीजीसी के ओहदे पर तैनात थे। पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद जून 2019 में फैज हमीद को आईएसआई का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया, जो 2 साल से जायद अरसे तक इस ओहदे पर फायज रहे और इस अरसे में फैज हमीद पर पीटीआई के मुखालफिन को जेलों में डालने के इल्जाम लगते रहे। कानून साजी के लिए असम्बली इजलासों में अरकान की हाजिरी पूरी करवाने का इल्जाम भी लगा, साथ ही साथ बजट मंजूर करवाने में भी मुलविस होने का इल्जाम लगा। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान रजीम कायम हुई तो फैज हमीद को बतौर आईएसआई चीफ 7 सितंबर को काबुल के सरीना होटल से मशहूर ज़माना चाय पीते तस्वीर वायरल हुई, जिससे दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर हुआ। 2021 में फैज हमीद को आईएसआई सरबराह से हटाने के मामले पर भी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए थे, जिसके बाद फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया, जबकि 1 साल से भी कम मुद्दत के बाद इनका दोबारा तबादला करके कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया। इस बारे में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। 3 साल से जनरल फैज ऑफिशियली जो है वो एंगेज थे इस सारे निजाम के अंदर। बदकिस्मती से बाजवा साहब ने उसको हटा दिया उस मौके पर कि जो बंदा ये सारा रोल प्ले कर रहा था, और जब ये सारी चीज होने लगी जिसमें इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कहा कि ये मौका नहीं है इसको हटाने का। नवंबर 2022 में जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ नामजदगी पर फैज हमीद ने 29 नवंबर को कबल वक्त रिटायरमेंट ले ली और 2022 में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पीटीआई का एक रहनुमा उन्हें सियासत में आने की दावत देते दिखाई देता है। नवंबर 2023 में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की जिसमें फैज हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया गया। मार्च 2024 में फैज हमीद के भाई नजीब हमीद को करप्शन और रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता 10 साल में नून लीग को सियासी तौर पर जो नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी वो साबिक मुक्तदरा और इनके सहूलतकारों पर डालते दिखाई देते हैं। और इस हवाले से नवाज शरीफ ने 1 से ज़ायद बार पीटीआई और इसके लाने वाले जर्नैलों के एहतसाब का मुतालबा भी किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। नून लीग की बात दीगर शख्सियात भी जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन फैसल वाडा, जिनकी एक के बाद एक पेशगोई सच साबित हो रही है, उनका कहना है कि जनरल बाजवा की गफलत और नाहली थी, मगर उन्हें जब पता चला तो फैज हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरी-ओ-ज़िम्मा हो गए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बाजवा साहब की इनकॉम्पिटेंस तो आप कह सकते हैं, नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि DGI फैज हमीद एक वैसी बला होती है लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल, और फिर DGI साहब फिर वजीर आजम की पुष्ट पलाई उसके साथ क्लब हो जाए वो, तो डबल बला बन जाती है। लेकिन नाअहली और इनकॉम्पिटेंस बाजवा साहब की हटा के वो बरी-ओ-ज़िम्मा इसलिए हो गए कि जब उनको पता चला, चाहे देर में पता चला, जब वो उन्होंने हटाने की बात की और एहसास किया, तो क्योंकि हटाया नहीं और मैच पड़ गया, तो वो बरी-ओ-ज़िम्मा ऐसे हो जाते हैं। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकिशाफ किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती रखवाने के लिए दबाव डाला और धमकियां दी। 9 मई से मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई तनहा ये सब नहीं कर सकते,
9 मई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटने का मंसूबा था। फैज हमीद इसका हिस्सा थे और रिटायरमेंट के बावजूद नब्ज इनके हाथ में थी और इनके खिलाफ मजीद मुकदमात बनने की गुंजाइश मौजूद है। जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 8-9 दिन जो है मैं और स्पीकर पंजाब असेंबली जो मौजूद हैं हम उनके पास जाते रहे। जिस किस्म की रेजिस्टेंस और जिस किस्म की उन्होंने धमकियां हमें दी कि मैं टेक ओवर कर लूँगा, फिर ये भी कहा कि मुझे पार्शली जो है वो रख लें और एक्सटेंशन दे दें, मैं आपको सेटअप करके दूंगा। ये कभी लालच कभी धमकी, स्टेक एंड कैरेट पॉलिसी जो है उन्होंने अपनाई रखी। इस किस्म की रवायत जनरल बाजवा ने डालने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि फैज ही जो है आर्मी चीफ बन जाए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि फैज हमीद से फैज़याब होने वाले इस वक्त परेशान हैं। तलाल चौधरी गुज़श्ता रोज़ इनकी सज़ा के बाद साकिब निसार और बानी पीटीआई की सज़ा की बात कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने फैज हमीद को पीटीआई का सियासी मशीर करार दिया, जबकि वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि फैज हमीद का साथ देने वाले सियासतदानों का भी फौजी अदालत में ट्रायल करने का मुतालबा कर रहे हैं। और इस हवाले से फैसल वाडा का कहना है कि मामला वाज़ेह होने के बाद पहला नंबर पीटीआई और इसके बानी का है। कानून का ये शिकंजा यहाँ नहीं रुकेगा। फैज हमीद बानी के खिलाफ न सिर्फ गवाही देंगे बल्कि शवाहिद भी देंगे। फैज हमीद साहब अब गवाही देने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। शवाहिद और एविडेंस के समेत एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे, और खास तौर पर 9 मई, तो 9 मई के जुमरे में भी इमरान खान साहब उस शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं और आ गए हैं नियरली। वो शवाहिद जब आएंगे, एविडेंसेस आएंगे, और जो पीटीआई के रहनुमा साइड पे हो गए जो उस वक्त मुलविस थे, जो जेल में हो तो जेल में, उनको भी लाया जाएगा। और उस वक्त के जो इंसाफ की कुर्सी बैठ के कलम का इस्तेमाल किया मुल्क दुश्मनी के लिए, वो भी कटहरे में आएंगे। पीटीआई ने फैज हमीद की गिरफ्तारी के वक्त खदशा जाहिर किया था कि फैज हमीद को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। उधर बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद के खिलाफ फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा है कि यह मुकाफात अमल है। बानी पीटीआई और फैज हमीद दोनों अपने वक्त के फिरौन थे। ये एक तारीखी फैसला ज़रूर है और जनरल फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फिरौन थे। एक तो खान साहब खुद है, उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज साहब थे। वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। उन्होंने ये हमारी सियासत में एक बार फिर एक बुरी रवायत डाली थी कि ना सिर्फ कि जो सियासी हरीफ है, मगर उन सियासी हरीफ, उन सियासी मुखालिफ के जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और मरियम शरीफ साहिबा को और याल ताजपुर साहिबा को जिस अंदाज में टारगेट किया गया, इसी ज़िंदगी में उन एक्शंस का ना सिर्फ जवाब देना पड़ा, अब वही उसी किस्म की मुश्किलात आज भुगत रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैज़ हमीद की सज़ा को पाक फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दिया है और इस हवाले से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम है और अगर किसी मामले पर उन्हें सज़ा हुई है तो ये इदारे का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था। अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सज़ा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है और जब सियासी मामले पर बात होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। एक तरफ बानी पीटीआई की जेल मुंतकली की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नो मर्सी नो रिटर्न। बिलावल भुट्टो तक पीटीआई पर पाबंदी और गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? क्या बानी पीटीआई का फौजी अदालत में ट्रायल होगा? इसी हवाले से बात करने के लिए इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। खान साहब सर बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। मैं समझना ये चाह रहा था कि गवर्नमेंट की अब क्या अंडरस्टैंडिंग है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या अंडरस्टैंडिंग है जनरल फैज़ हमीद की कन्विक्शन को लेकर, वहाँ क्या सोचा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है और क्या मज़ीद आप बता सकते हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फहद शहबाज साहब। वज़ीर आज़म ऑफिस में या मुस्लिम लीग नून में या फिर हमारे जितने इत्तेहादी हैं सब यकसुई के साथ इन चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं और इस बात पर कन्विंस हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने जो कुछ किया था, वो जनरल फैज़ हमीद तो था ही, लेकिन वो सेकंड टियर का बेनिफिशरी था। इसका टॉप टियर का जो बेनिफिशरी था वो उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान थे
और ये जितनी फैसिलिटी, इनका किरदार जो है, इतने बड़े जराइम जो आपके सामने खड़े हो गए हैं फैज हमीद के, जो इसके अलावा और चीजें हैं वो अब आपके सामने मजीद आती रहेंगी जो इससे ज्यादा खतरनाक है। 9 मई जैसे वाकयात में किस तरह वो मुलविस थे, किस तरह कहां पर वो मास्टर माइंड जो था उसने वो बनाया, वो प्लान बना, वो जाल बुना, पाकिस्तान में फौजी बगावत के लिए तरतीब और प्रोग्राम तरतीब दिया गया, फिर उसके बाद किसने क्या करना है वो ड्यूटियां हवाले की गई, और आज तक बाय प्लान एंड बाय डिजाइन जो लोग उस वक्त के कुछ वज़रा हैं जो आज तक मफरूर हैं, ये टास्क उनको उस वक्त से दे दिया गया था कि इसके एग्जीक्यूशन के बाद फिर आपने छुप जाना है। तो हम जो जो इत्तेहादी हैं हमारे पॉलिटिकल, वो वजीर आजम साहब, हुकूमत, रियासत और जमात, ये सब एक पेज पर एक सोच यकसुई के साथ के पाकिस्तान को, जिस तरह फील्ड मार्शल ने कहा था कि अब इसको सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ हमने बढ़ना है और हमने इस मुल्क को हार्ड स्टेट बनाना है। फिर इफ यू रिमेंबर, आज से कोई 3 महीने पहले वजीर आजम ने एक खिताब में कहा था कि हार्ड स्टेट से अब हमको एक स्ट्रॉन्गर स्टेट भी बनना है। तो फर्क ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 26 नवंबर को जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा से हुकूमत की छतरी तले इकट्ठे होकर क्लाशनकोफ हैं और MP3 और M16 की गनें लहराते हुए जिस तरह लोग जत्थेबाजी करते थे, खैबर पख्तूनख्वा से वफाक की तरफ इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते थे, आज मेरे ख्याल में ये मुल्क सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा, ये उनके लिए एक हार्ड स्टेट बन चुका है। अब कोई जत्थेबाजी नहीं कर सकता, अब कोई बदमाशी नहीं कर सकता। अब बात करेंगे सलीके से करेंगे, बात करेंगे डेमोक्रेटिक सर्कल और डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए करेंगे। बदमाशी, तड़ियां, ब्लैकमेलिंग, वो सारी चीजें वो दौर गुजर चुका, गॉन आर द डेज। खान साहब, ये जो 9 मई का आप फैज हमीद के मास्टरमाइंड होने का कह रहे हैं, ये आप तक कोई एविडेंस पहुंचे हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कोई फाइल प्रोवाइड की गई है, कोई एविडेंस प्रोवाइड किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब देख चुके हैं, या ये बात आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, ये तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन के तहत आपको बता रहा हूं कि 9 मई की जो जितनी एग्जीक्यूशन हुई थी, ये प्लान जो था तो ये इमरान खान और जनरल फैज हमीद ने मिलकर बनाया था, और इसके एग्जीक्यूशन का फिर जो था, एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा किरदार जनरल फैज हमीद का था। और एग्जीक्यूशन से मुराद यही था कि एक ने भी बादशाह बनना था लंबे अरसे के लिए, दूसरे ने भी संभालना था, एक ने एक एज संभालना था, दूसरे ने दूसरा एज संभालना था। वो चाहते ये थे, ये जनरल फैज हमीद साहब, ही वाज इन लव विद हिमसेल्फ एंड ही लव्ड टू बी कॉल्ड एज प्यूटन, वो खुद को प्यूटन कहा करते थे। और इमरान खान साहब जो थे तो वो लंबे सदारती निज़ाम नाफिज करके वो इक़्तिदार पे काबिज करना होना चाहते थे। कुछ ऐसे भी बातें थी कि दिस इज माय इंफॉर्मेशन एंड आई एम शेयरिंग विद यू, इवन मैं ये बात असेंबली फ्लोर पे कर चुका हूँ, आज से 3 साल कबल मैंने ये बात की थी कि इनका प्लान ये भी था कि जो तालिबान, जो टेररिस्ट इन्होंने भेज दिए थे अफगानिस्तान, और वो वहां पर इन्होंने दोबारा बुला लिए ये कहकर कि उनको वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अनअनाउंस्ड अस्करी विंग बना लिया था। और उस अस्करी विंग के जरिए इनका ये भी प्लान था कि हमारे मुखालिफ जितने भी हैं पॉलिटिकल, उनको हमने असैसिनेट कर देना है। जितनी पाकिस्तान की बड़ी क़ियादत है, मकबूल क़ियादत है, उन सारों के नाम इसमें शामिल थे। ये तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि ये सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, वरना इनके इतने गंदे प्लान थे। अच्छा खान साहब, इनके इसमें इतने गलीज प्रोग्राम मैं इन्होंने समझना बनाए चाह थे। रहा हूँ, अब देखें ना, ये ट्राइका बताया जाता है, उस वक्त की जुडिशरी के टॉप के लोगों का नाम लिया जाता है, फिर जनरल बाजवा का नाम लिया जाता है, सारा डिस्कशन जब होता है। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब का कल का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि डायरेक्टली 8 से 9 दिन जो थे गवर्नमेंट के लिए बड़े सख्त थे, और जनरल बाजवा जो थे वो टेक ओवर की धमकियां दे रहे थे, तो गवर्नमेंट ने तो कोई कार्रवाई उन पर इनिशिएट नहीं की, ना इसका डिस्कशन है। इसकी क्या वजह है कि एक आर्मी चीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि मैं टेक ओवर कर लूँगा,
और इसके गवर्नमेंट के पास सबूत तक मौजूद हैं और इसके आई विटनेस मौजूद हैं जिनके सामने ये बात हुई, मलिक अहमद ख़ान के साथ ये बात हुई, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बात हुई और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है इन बातों का, तो ये क्यों नहीं ऑप्शन यूज़ किया गया, या बाकी लोगों को आप समझते हैं कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा? मेरे ख्याल में एक तो होता है ना कि कोई धमकी दे या किसी चीज का इरादा दिखाए, एक वो होते हैं जो वो काम कर गुजरे हैं, तो दोनों में फर्क होता है। और फिर प्रूफ्स भी आपको चाहिए होते हैं चीजों को प्रूफ करने के लिए। जैसे इनका फैज हमीद का जो ट्रायल हुआ, ये कोई 1.5 साल के करीब ये अरसे पे मुहित है जो इनका ट्रायल हुआ, तो सारी चीजों को सबूतों के साथ पेश करना होता है। हाँ, मैं ये समझता हूं कि जो जिसका भी ख्याल है, मैंने कल कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का भी मैंने एक स्टेटमेंट टीवी पर देखी, कुछ फरमा रहे थे कि इसमें तो कमर जावेद बाजवा साहब भी मुलविस थे। तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर थे और आप समझते हैं कि वो थे और आपके पास कोई एविडेंस है तो आप लाइए किसी कोर्ट में, कोई फाइल जमा करें, कोई कागज जमा करें, मुलविस करें उनको, आप तो अब दूसरा खान साहब, ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की गुफ्तगू होना शुरू हो गई कि बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, कुछ और लोगों का भी होगा। हसन अयूब साहब बात कर रहे थे तो वो भी यही बात कर रहे थे कि बुशरा बीबी भी उसमें शामिल हो सकती हैं। इस तरह का भी कोई आपको सिम्टम इस सारे मामले में नजर आ रहा है? गवर्नमेंट इस पर क्या राय रखती है? देखिए फहद साहब, मैं आपको बात बताता हूँ, जो 9 मई का मेन किरदार है, मेन रोल है जिसके बारे में ये ट्रायल चला, वो है जनरल फैज हमीद। अब फैज हमीद, मैंने तो पहले आपको बता दिया कि वो अकेला बेनिफिशियरी नहीं है। ये दायरा जैसे खुलता है, बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, तो ये सीधा इमरान खान साहब के गले तक पहुंचता है। दूसरा, सेकेंडली, ये पहुंचता है बुशरा बीबी के गले तक। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी और जनरल फैज हमीद ने इमरान को बेवकूफ बनाने का एक बहुत बड़ा अच्छा नेक्सस बनाया हुआ था कि आज तुम इमरान खान साहब को कह दो कि इसके बाद ये वाला सीन होने वाला है, मैंने अमल कर दिया है, मेरे मुवक्किलों ने मुझे बता दिया और मेरे मुवक्किल जो है वो बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं ये काम, ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। वो जनरल फैज हमीद एग्जीक्यूट कर देता था। तो इस तरह इमरान खान का बुशरा बीबी पर जो एतकाद था वो मजीद पुख्ता होता जाता था। इनको इस चक्कर में फंसाया हुआ था, एक बेवकूफ आदमी को मजीद बेहतरीन क्लास का बेवकूफ बना दिया बुशरा बीबी, और उसका किरदार इतना था। फिर इसमें जो दीगर लोग हैं जो मुझे नजर आते हैं कि इमरान और इमरान के बुशरा बीबी, फिर इसके बाद उस वक्त कैबिनेट के कुछ मेंबर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह एक टेररिस्ट जो है ना, वो टेररिज्म करता है और एक खुदकश होता है, वो कहीं जाके वो धमाके से वो करता है जो भी करता है। एक होता है उसको मोटरसाइकिल पर बिठा के टारगेट तक पहुंचाता है, एक होता है वो उसको अपने घर में पनाह देता है। जनरल फैज हमीद जो था तो वो फैसिलिटेटर था। अगर फैसिलिटेटर के लिए ये सजा है तो जो मेन मास्टरमाइंड है, जो मेन कल्प्रिट है, आप सोचें कि उसकी सजा क्या होगी। अच्छा, मैं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात खान साहब। मुझे अब जो समझना है आपसे, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जस्टिस जो हैं शौकत सदीकी साहब, उन्होंने कहा था कि जनरल फैज़ ने उनकी रहायशगाह पर बात करते हुए कहा कि हमारी तो फिर दो साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर आप मेरिट पर फैसला देंगे नवाज शरीफ साहब का और उनकी साहबजादी का। ये डिस्कशन भी हुआ था। तो जो टॉप पे अदलिया के अंदर उस वक्त कुछ फैसिलिटेटर्स का नाम लिया जाता है, बाकी फैसिलिटेटर भी हैं, दीगर लोग भी हैं, तो क्या ये दायरा उन तक भी जाएगा या ये फ़कत फैज़ हमीद साहब तक रहेगा और इमरान खान साहब तक जाएगा? मुझे जो लगता है, जो मुझे आई कैन फील एंड आई कैन फोरसी कि चीज़ें जो है तो साकिब निसार के गले तक भी पहुंचेंगी, चीज़ें जो है तो ये पानामा बेंच तक भी पहुंचेंगी, और अगर नहीं पहुंची तो पहुंचनी चाहिए। ये वो सारे माजी, ये आपको इन्फॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग है? ये मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन या असेसमेंट अपनी बता रहा हूँ, ये मेरी असेसमेंट है। बड़ी अहम बात कर रहे थे इख्तियार वली खान साहब जी, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर, और उन्होंने कहा कि ये तो दायरा जो है वसी होगा। मजीद कुछ लोगों के नाम भी ले रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर सियासतदान मौजूद हैं। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सर समझना ये चाह रहा हूँ कि फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं वो ये अब कह रहे हैं कि
ये सारे मामला जो हैं वो बानी पीटीआई की तरफ जाएंगे बेसिकली। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल भी पॉसिबल है तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का, और उसमें बानी पीटीआई भी शामिल होंगे। हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि उसमें बुशरा बीबी भी शामिल हो सकती हैं। एक तो ये गुफ्तगू हो रही है बेसिकली। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इन सारे मामलों को लेकर मरवत साहब? बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं खान का सिंपैथाइजर हूँ, हमेशा उनके लिए दिल से दुआएं किए हैं। जहाँ तक वावडा साहब के बयान का ताल्लुक है, इनकी जो कन्विक्शन हुई है फैज़ हमीद साहब की, वो जो बयानिया जारी किया उसका आखिरी पैराग्राफ ये कहता है कि अभी उसके सियासी हंगामों के हवाले से केसेस के ट्रायल होने हैं। तो सियासी हंगामों के हवाले से तो हमेशा हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पीटीआई के साथ कलूजन में 9 मई के मामलात में इनका हाथ है। अब 9 मई के मामलात जो थे और उससे पहले और उसके फौरन बाद मैं बहुत सारे केसेस में भी वकील रहा और खान साहब से डायरेक्ट इंटरेक्शन होती थी। जमीर साहब का ना कभी नाम आया सामने और ना कभी उसका किरदार सामने आया। लेकिन लगता ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला सियासी सतह पर हल न हुए तो लिवरेज के तौर पे प्रेशर बढ़ाने के लिए उनके पास ये ऑप्शन होगा। अच्छा, तो आप इस वक्त तहरीक इंसाफ को क्या मशवरा दे सकते हैं, क्या समझा सकते हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर अगर अमल किया जाता तो आज ये दिन ना देखने को मिलते? और बहुत देर से आप बड़ी अहम बातें भी बता रहे थे, बड़ी ठोस बातें बताते थे, और आप इनको कहते थे कि भाई पॉपुलरिज्म से बाहर निकल के आप सियासी फैसले कीजिए। देखिए, सियासत में सियासी फैसले होते हैं। सियासत में मनमानी फैसले नहीं हो सकते हैं। और जो मुल्क में सूरत हाल बन गई है बदकिस्मती से, अब सारे लोग जो हैं इन मामलात में सर तक दब चुके हैं। ये मुमकिन नहीं है कि मेरिट पर शफाफियत के साथ अफाम तफहीम हो। कुछ ले दे के फैसला हो सकता था। 8 फरवरी के बाद ये बहुत आसान था। जितना वक्त गुजरता गया मामलात बढ़ते गए और यूं फासले भी बढ़ते गए, और जो लोग पीटीआई में मसलियत पसंद थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। पार्टी ने जो है हमेशा इन बयानियों को, जो पॉपुलर बयानिए थे कि जी मुर्दाबाद के नारे हो और गालम गलोच जो ब्रिगेड हैं, इन्होंने बहुत सारे मौके पे हमारा किए दरे पे पानी फेर दिया। अच्छा मरवत साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाई। आप फरमा रहे हैं कि 8 फरवरी के फौरी बाद वो दिन थे जिसमें बहुत अच्छा डिस्कशन भी हो सकता था और मामला सियासी तौर पर हल होने का मार्जिन भी मौजूद था। ये बात आप क्यों कह रहे हैं? इसकी कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है या डिस्कशन में कोई पॉजिटिविटी थी बहुत ज़्यादा उस वक्त? देखिए, 9 फरवरी को मैं उस जमाने में सीनियर नायब सदर था और बाकी सदर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब अंदर थे। सीनियर मोस्ट ओहदेदार में बाहर था। तो मैंने उस जमाने में अली अमीन खान, उमर अयूब खान, बेरसगोर, इन सब के साथ जो है 6 और 5 फरवरी को मेरी बात हुई और ये अंदेश हमने जाहिर किए कि ये मैंडेट चोरी हो सकता है। तो इस पर भी ये तय पाया गया था कि 9 फरवरी को अगर कुछ हुआ तो हम मुल्कगीर स्ट्राइक की कॉल देंगे। 8 फरवरी की रात को फिर हमारे दरमियान डिस्कशन हुई और 9 मई को फिर जो है मुसीबत ये है कि घर के लोग आड़े आ गए और उनको कोर्ट करके एक हजरत ने जो है 9 मई की कॉल को सबोटाज किया। 9 फरवरी की कॉल सबोटाज हुई। 9 फरवरी जो है वो वाहिद दिन था जिस दिन पूरा पाकिस्तान उमड़ा सकता था और हम रिकवर कर सकते थे। वो मौका हमने गंवा दिया। गंवाने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता हम चीजें गंवाते गए। तो एक दिन जेल में मैंने खान साहब को कहा, वैसे ही शायद मेरा बेवकूफ़ाना मशवरा था, लेकिन मैंने खान साहब को कहा कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप ये बयान दे दें कि मैं मैंडेट की रिकवरी जो है अगर किसी ने चोरी की है तो मैं सबको माफ़ करता हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए उन तमाम जराइम को भी माफ़ करता हूँ जो लोगों के घरों में घुस के उनको निकाला गया, अगवा किया गया, ज़बरदस्ती पार्टी छुड़ाई गई। मैंने कहा अगर आप ये बयान दे दें कि मैं पाकिस्तान के लिए सारी चीज़ें माफ़ करता हूँ। तो मैंने
कहा कि शायद ही कोई ऐसी जबान होगी जो आपकी सताइश नहीं करेगी, और शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो आपके साथ हमदर्दी नहीं रखेगा, और फिर शायद आपकी आज़ादी जो है वो लम्हों की देर है। तो क्या कहा फिर खान साहब जो बानी थे, पीटीआई ने आपकी तजवीज़ पर आपको क्या कहा? खान साहब ने उस वक्त कहा कि जो लबे लुबाब था, उन्होंने कहा कि ये सियासत की नीटीज ग्रिटीज को उनसे कोई ज्यादा बेहतर नहीं जानता है। काश ये मार्च के अयाम थे या अप्रैल की बिगिनिंग थी जब मैंने ये बात कही थी, और अगर वो उस वक्त हो जाता था, ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे पास वापस आ चुकी होती। अच्छा, लेकिन ये सोच नहीं थी, जी जी, ये सोच नहीं थी। सोच ये बनती गई कि कन्फ्रंटेशन करनी है, उकड़ दिखानी है। आखिरी जो मुलाकात हुई बैंक की, वो भी बैरिस्टर गौर साहब की तो फेल हुई, और बैरिस्टर गौर साहब ने 3 दफा ये रिक्वेस्ट की कि अगर कोई बयान किसी शख्स के खिलाफ न दिया जाए और कोई लैंग्वेज मुनासिब इस्तेमाल की जाए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी मुलाकात हो जाएगी। ये इतनी छोटी सी बात नहीं मानी गई। तो ये जिद हठधर्मी की भी एक हद होती है। कोई भी बात करो, अगर आप कोई पार्टी के अंदर किसी राय से इख्तिलाफ करते हैं तो आप गद्दार हो गए। ये हमारे यहाँ बिल्कुल एक मुसल्ले मासूल बना हुआ है। बेवकूफाना से बेवकूफाना फैसले की भी आप सताइश नहीं करते हैं तो आप जो हैं अपनी यानी उनकी नजरों में गिर जाते हैं, मकाम खो देते हैं। यहाँ पे चापलूसियों, खुशामदियों और ये जो पालिश करते हैं जूतों की, उन लोगों की भरमार हैं। और एक फसाद, एक तबाही ये पेर दी कि उन तमाम लोगों को, कमबख्तों को जिनको कुछ नहीं आता है, उनको तमाम कलीदी मनासिब पे बिठा दिया है। अच्छा, दूसरा पार्टी जो है, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग मिलने जाते रहे जेलों में, वो टीम जो थी वो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दिखाती, उनको सही बात नहीं बताती, इसलिए डिसीजन सारे गलत होते रहे अब तक, या इसके बरक्स है कुछ? देखिए, खान साहब के 20 नहीं सैकड़ों फैसले मैंने देखे हैं, मेरे सामने हुए हैं। और खान साहब की खसूसियत कह लें या उसकी फितरत कह लें कि वो फौरन ही फैसला लेता है, और जब फैसला ले लेता है वो फैसला लिया जाता है उस शख्स की बातों पे जिस अंदाज में वो प्रेजेंटेशन देता है, चाहे वो बात झूठ हो, चाहे वो बदनीयती पर मबनी हो, लेकिन किसी का या धड़न तख्ता किया जाता है या फिर किसी बोने को उठा के कद और बनाया जाता है। 20 फैसले मैंने देखे हैं, और फिर अगले दिन कोई और फैसला आ जाता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक बड़ी कदावर शख्सियत है, तो पीटीआई में मैं उस जमाने में खान साहब का तर्जमान था। ठीक। तो खान साहब जो है किसी चीज पे शायद नाराज थे, तो वो चीज भी बताने वाली तो है, किसी को लेके जो है वो सेफ हाउस गए थे, और जिसको लेकर गए थे उसने फिर गिला किया। तो खान साहब ने मुझे कहा कि आप इस शख्स के हवाले से ट्वीट करें और उसके हवाले से ये चीजें वर्कर्स को बता दें, लेकिन नाम उसका नहीं लेना है। मैंने वो ट्वीट किया, कोई घंटे डेढ़ बाद खान ने कहा कि भाई इसको निकालने का आप ट्वीट करने के, पार्टी से निकाल दिया है। तो इस दौरान एक और लीडर की कॉल आई कि आप थोड़ी देर रोके रखें, और फिर जो है अल्लाह सबा जब सुबह खान साहब उठे उसकी कॉल आई और उसने कहा कि जी वो जो फलां शख्स जिसको कल हम निकाल रहे थे उसको फलां मनसब पे मैंने फाइज कर दिया है। अच्छा, यानी कि जो कल तक मुझे जो बात आपकी समझ आई है मरहूम साहब, मुझे बात आपकी ये समझ आई कि खान साहब की इजाज़त से ही किसी ने खुफिया मुलाकात की, और वो मुलाकात आपसे उन्होंने पब्लिक करवा दी, और आप ही से कहा ट्वीट कर दें और पब्लिक को बता दें, फिर खुद ही उस बंदे को किसी और मनसब पे फाइज कर दिया। मनसब पे फाइज किया और कहा कि 27 भी करो। अच्छा, आपसे फिर कहा कि 27 भी करें? हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, एक शख्स गया, एक एमपीए है, तो उसने उसके साथ डील हुई कि आपको पंजाब में पार्लिमानी लीडर बनाएंगे अगर आप खान के कान बर्दे मरवत के खिलाफ। मैं उन दिनों लंदन में था,
ठीक। तो वो गया और उसने खान को कहा कि जनाब बावसूख जराए से मुझे इल्म हुआ है कि मरबत ने किसी निजी महफल में लंदन में आपको और बीबी साहिबा को गालियां दी है। ठीक। तो खान साहब ने कहा अच्छा गालियां दी है, इसको निकाल दो। तो पार्टी ने मुझे दूसरी दफा इस चीज पे निकाला। मैं जब पाकिस्तान आया और मैंने चेक किया, ये सदीक जान नामी आदमी है, एक यूट्यूबर हैं, उसने बेसिकली इस पे ट्वीट लगाई। उसकी ट्वीट से पता चला कि कोई मेरे खिलाफ कोई खिचड़ी पकी है। जब पाकिस्तान आया मुझे हक़ाइक़ का इल्म हुआ और इस दौरान खान को भी पता चला। तो वो शख्स जो था ना, वो उसी दिन पार्लिमानी लीडर बन गया था एज ए रिवार्ड। और उसी दिन मेरी खान से मुलाकात हो गई। मैं जब गया खान के पास तो खान ने कहा कि आपके साथ ज्यादती हो गई है। मैंने कहा आपने तो उसको पार्लिमानी लीडर बना दिया। खान ने उसी वक्त हुक्म दिया, उसने कहा उसको निकाल दो पार्टी से। खैर पार्टी से तो नहीं निकाला, लेकिन उसी दिन पार्लिमानी पार्टी की लीडरशिप से हटा दिया। यानी इस तरह के फैसले होते हैं। बहुत शुक्रिया जी शेर अफजल मरवत साहब, बड़े डिटेल्ड अपना डिस्कशन कर रहे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हसन अयूब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब वक्त देने के लिए। मैं समझना अब ये चाह रहा हूँ कि एक तो क्या टेक है आपका जो सज़ा का अमल हुआ 14 साल की, मज़ीद भी आपको लगता है ये बात आगे बढ़ेगी? चूँकि फैसल वाडा साहब जो दावा कर रहे हैं उनका कहना है कि ये कुछ शवाहिद भी देंगे और बानी पीटीआई के खिलाफ ये गवाही भी देंगे। अब इस तरह की बातें भी होना शुरू हो गई हैं। मैं चाहूँगा आपकी राय क्या है इस पर? देखिए बात यह है कि जो सज़ा मिली है ये अभी ट्रेलर था, इसकी फ़िल्म अभी बाकी है। और जो फिल्म है उस फिल्म के हवाले से जो एविडेंस है वो पहले से यानी हासिल किया जा चुका हुआ है। क्योंकि मामले को हेस्ट के साथ नहीं चलाना, मामले में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना है। और क्योंकि म्यूटनी की साजिश थी एक बहुत बड़ी, जो कि यानी माजी की अगर तारीख उठा के देखें, जब कोई साजिश इस तरह की म्यूटनी की होती है, बगावत की होती है, तो साजिश करने वाले के साथ क्या सलूक होता है, तो वही सलूक जो है इस मामले के अंदर भी होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो सलूक होगा या नहीं, क्या लीनियंट व्यू अपनाया जाएगा। क्योंकि गद्दारी या जो बगावत होती है इसकी जो तारीख बताती है सज़ा, इसकी सज़ा मौत है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिविलाइज हो चुकी हैं और किसी हद तक जो लीनियंट व्यू आ जाता है, नज़रिया ज़रूरत आ जाता है, या कुछ हल्का फुल्का जो ना कहते हैं हाथ होला रखा जाता है, ये वजूहत हो सकती हैं। लेकिन 9 मई के हवाले से मैं इतनी बात करूं कि जो एविडेंस है एक साजिश का, वो साजिश का एविडेंस ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका हुआ है। और वो आज का नहीं, वो कई माह पहले वो सरफेस पर आ चुका था। एक चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि जो कोऑर्डिनेशन थी बिटवीन इमरान अहमद न्याजी साहब और जनरल फैज़ हमीद, ये इसके एविडेंस यानी नाकाबिले तरदीद इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फिर भी गवाही देना चाहें तो वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एग्जीक्यूशन जो थी वो इमरान खान साहब की थी, और इमरान खान साहब ने जिन जिन लोगों से एग्जीक्यूशन करवाई, जो लोग उस कम्युनिकेशन के अंदर, एक तो बराह रास्त कम्युनिकेशन है बिटवीन इमरान खान साहब और जनरल फैज़ के दरमियान, और कुछ कम्युनिकेशन वाया कुछ लोगों के है, तो वो कम्युनिकेशन के हवाले से भी शवाहिद मौजूद हैं इस वक्त इदारे के पास। तो ये मामला बड़ी संगीन नोयत इख्तियार करेगा। इसमें मज़ीद कोई एविडेंस की कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर मज़ीद किसी स्टेटमेंट के ऊपर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। वो रिकवरीज जो इस वक्त ऑलरेडी इदारे के पास मौजूद हैं वही सफिशेंट हैं। इनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए भी, इमरान खान साहब का भी मामला मिलिट्री कोर्ट में आएगा। इनके साथ उनकी 2nd ईयर और 3rd ईयर की जो लीडरशिप है वो भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही उसने आना है। क्योंकि ये मामला म्यूटनी का है और एक सिस्टमैटिक है और एक प्लानिंग के साथ है, कोऑर्डिनेशन के साथ है। तो उस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो लोग शामिल थे वो तमाम के तमाम लोग इस केस की जद में आएंगे। उसमें इमरान खान साहब भी हैं, 2nd ईयर भी है, 3rd ईयर भी है, और मुमकिन है कि उसके अंदर बुशरा बेगम भी आ सकती हैं। हसन अयूब भाई, आप बेसिकली बता रहे हैं कि इसके बाद का जो सिलसिला है, जो मंजरनामा बनेगा, उसमें बानी पीटीआई का जो है वो मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा और उसके और भी रहनुमा तहरीक इंसाफ के लोग भी, और साथ ही वन आप बता रहे हैं कि बुशरा बीबी भी शामिल हो सकती हैं। जी मैं यही बात कर रहा हूं, क्योंकि
एक सिस्टमेटिकली ये मामला हुआ था, ये कोई ऐसे हादसाती तौर पर 9 मई नहीं हुआ। और जो सारी इंफॉर्मेशन थी, जो उनको कोऑर्डिनेशन थी, वो बिटवीन जनरल फैज़ और इमरान खान साहब के दरमियान में थी। और ये इसका मैं बता रहा हूँ कि ऐसा इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। और ये कुछ ज़ुबानी बात मैं नहीं कर रहा, मैं आपको हर ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, अगर आप मेरा शॉर्ट संभाल लीजिएगा, आपके सामने आ जाएंगी। वाडा साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जो केस इस वक्त है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक इस मामले के अंदर यानी एविडेंस इतना मौजूद है कि उनको स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई करने की जरूरत ही नहीं है। ना उसको इमरान खान साहब डिनाई कर सकते हैं, ना उसको फैज़ हमीद साहब जो है वो डिनाई कर सकते हैं। दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिस्प्यूट दोज फैक्ट्स जो कि सरफेस के ऊपर आ चुके हुए हैं, और आज के नहीं कई माह पहले आ चुके थे। इसी वजह से इमरान खान साहब जो है वो उनके ट्वीट्स में देखेंगे, वो उन्होंने हमला किया जो अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, जो सिपह सलार हैं, CDF हाफिज सईद आसिम मुनीर के ऊपर, और उनको जो ज़हनी दबाव है, इसी वजह से वो इस किस्म की बैकी गुफ्तगू उन्होंने शुरू कर दी है। वो पहले प्रियम्प्ट कर चुके थे, उनके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब को बाखूबी इल्म है कि फैज़ हमीद साहब को 14 साल की सज़ा हो चुकी हुई है, और कोई उनको ऐसे कैद तन्हाई में नहीं रखा हुआ, कोई ऐसी सूरत हाल उनकी नहीं है कि उनके साथ कोई गैर इंसानी रवैया रखा हो। हाँ, उनकी मुलाकातें ज़रूर बंद हैं, और वो मुलाकातें बंद ही रहें तो उतना बेहतर है। नहीं, आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि बानी PTI तक ये बात पहुंचा दी गई है कि फैज़ हमीद जो हैं उन्हें 14 साल की सज़ा हो चुकी है, क्योंकि मुलाकातें तो है नहीं, बंद है मुलाकातें। और जेल में कैसे पता चला उन्हें कि भाई 14 साल की सज़ा हो चुकी है? उनके पास अखबारात भी आ रही हैं, टेलीविज़न भी अवेलेबल है, दोनों फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल है इस वक्त। कोई उनके लिए ऐसा इशू नहीं है। खुराक भी उनकी बेहतरीन आ रही है, खाना अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं। आजकल तो फ़िश भी उनको मैसर है, देसी घी में भुना हुआ देसी मुर्गा तो खा ही रहे थे, आजकल इजाफी एक चीज़ स्टार्ट हो गई है, फ़िश स्टार्ट हो गई है उनकी। अच्छा, दूसरा आप बेसिकली फरमा ये रहे हैं कि फैज़ हमीद का और बानी PTI के जो डायरेक्ट राब्ते के शवाहिद भी बेसिकली मौजूद हैं, जो जिनको डिनाई नहीं किया जा सके, यानी कि डायरेक्ट राब्ता है। जी, बराह रास्त इनका आपस में दो लोगों के दरमियान जो रवाबत हैं वो मौजूद हैं जी, इसका एविडेंस मौजूद है। कुछ और भी चीज़ें हैं जी, और भी काफ़ी कुछ है। असल में फैज़ हमीद साहब अपने आप को सुपर स्पाई मास्टर तस्वर करते थे, और वो रहे भी एक वक्त के अंदर। तो उन्होंने चीज़ें तो अपने पास खुद ही महफूज करके रखी हुई थी, और वही जो चीज़ें उन्होंने अपने पास महफूज रखी हुई थी, वही चीज़ें जो है अब उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। लेकिन वो समझ रहे थे कि वो पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन कुछ अरसे के लिए यकीनी तौर पर उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया। पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने सिस्टम को बीट किया, क्योंकि वो सिस्टम को उन्होंने यानी उसका हिस्सा रहे, करसा DGC भी रहे और DGI भी रहे। लेकिन जब वो पेशावर गए तो पेशावर में जाकर उन्होंने अपना एक पैरेलल इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो तश्कील भी दिया, और उसके ज़रिए ऑपरेट भी करना शुरू किया। इसी वजह से उनको पेशावर से ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट भी वो अपने नेटवर्क को चलाते रहे, और वो इसी तरीके से ऑपरेट करता था जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ऑपरेट करती हैं। तो ये काम तो वो कर गुजरे ना जी। और जो 9 मई है उसमें भी उनकी कोऑर्डिनेशन भी थी, उनकी इंफॉर्मेशन भी थी, और उसको करवाने वाले जो है थे वो इमरान अहमद नियाज़ी थे। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि म्यूटनी कराई जाए और दोबारा इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया जाए, और इक़्तिदार में लाने के बाद फैज़ हमीद साहब, क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद है कि एक रिटायर्ड जो 3 स्टार को DGI जो है वो बेनज़ीर साहिबा ने अपॉइंट किया था, तो फैज़ हमीद साहब दोबारा DGI जो है वो अपॉइंट होना चाहते थे इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए, ताकि वो एक बार फिर पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्सियत का स्टेटस एंजॉय कर सके। अच्छा, दूसरा हसन अयूब साहब, मुझे आपसे ये भी समझना है कि ख्वाजा आसिफ साहब का अभी कल का स्टेटमेंट मौजूद है। ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि आखिरी 10-12 दिन जो हैं, 8 से 9 दिन बल्कि, जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने डायरेक्टली टेक ओवर करने की धमकियां तक दी। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की धमकियां अगर दी तो गवर्नमेंट ने कोई उन पर इनिशिएट नहीं किया, कोई आर्टिकल 6 भी इनिशिएट नहीं किया, और उनको बिल्कुल, और बहुत सारी जगहों पे चूँकि बॉस तो जारी बात है बाजवा साहब थे, तो आप देख रहे हैं कि किसी जगह भी उनकी तरफ भी कोई बात जाएगी, या आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जनरल फैज़ तक ही जाएगी और उसके बाद बानी PTI तक जाएगी बात?
देखिए ये मामला जो है ना, इसमें यानी जनरल बाजवा साहब का ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि 9 मई जो है उससे खासा अरसा बाद हुआ है। उस वक्त तो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उस वक्त आर्मी चीफ थे जब 9 मई हुआ, और जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त वो पाकिस्तान में भी नहीं थे। ही वॉज आउट ऑफ पाकिस्तान, किसी गल्फ के किसी मुल्क के अंदर मौजूद थे, GCC के किसी मुल्क के अंदर मौजूद थे। तो उस दिन ये वाक़या पेश हुआ था 9 मई वाला। ये जनरल बाजवा का क्या लेना देना इस मामले से? वो तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने यानी इस किस्म की जो सरगर्मियों के अंदर खुद को मुलविस नहीं किया। जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का वक्त था तो उनकी यकीनी तौर पर ख्वाहिश थी, उन्होंने पैगामात भी भिजवाए थे, धमकियां भी लगाई थी कि मुझे आप जो है वो एक्सटेंशन दें, अदरवाइज मैं मार्शल लगा लूँगा। ये बात तो यकीनी तौर पर हुई थी, लेकिन ये तो बिटवीन जो जनरल बाजवा एंड शहबाज शरीफ साहब जो है वो गुफ्तगू है, या कुछ पैगामात जो है वो जनरल एजाज अमजद साहब जो कि सुसर हैं इनके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के, उनके ज़रिए जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब भी पैगामात लेकर तो गए थे ना नवाज शरीफ साहब के पास। और जो मलिक अहमद खान साहब हैं उन्होंने भी कोई कम्युनिकेशन जो है इसमें रोल प्ले किया था, जो कि स्पीकर है पंजाब असम्बली के, लेकिन धमकियाँ उन्होंने नहीं लगाई थी। लेकिन ये है कि बराह रास्त को धमकी दी हो तो उस टाइम आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर भी उनको कोविड हो गया था, फिर वो उनकी मुलाकात भी नहीं हुई क्या नाम है जनरल बाजवा से, और फिर अपॉइंटमेंट के हवाले से वफाकी काबीना का इजलास होता है और वो फिर बता देती है जी हमने किसको अपॉइंट कर रहे हैं ऐसा चीफ आर्मी स्टाफ। तो बात ये है कि कोशिश थी जनरल बाजवा की, लेकिन 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। वो तो फैज़ हमीद, इमरान अहमद न्याजी, उनकी 2nd ईयर और उनकी 3rd ईयर लीडरशिप जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी, और वो एविडेंस सरफेस के ऊपर मौजूद है, और उसको आप ये कह सकते हैं कि वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। वो उनका डिनाइल नहीं कर सकते, ना इमरान खान साहब और ना फैज़ हमीद साहब। हसन अयूब जी गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।